तो स्टार्ट करते हैं मिस्टर ट्रेल। और ट्रेल जी के बारे में अगर हम बात करें तो हमें अभी तक हम लोगों ने इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी उस पर सिर्फ चर्चा की, और इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके के एक हायरार्की को डेवलप किया था, हमने अभी तक उसके बारे में बात की है। अब उस हायरार्की के ऊपर जो किए गए इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन वर्क्स थे, अब हम उनकी बात करते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल, और स्पेशल हम इनमें भी जो इनका प्रशासन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो प्रशासनिक कार्य रहे हैं। अच्छा, अगर हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स को अगर हम देखें तो हम इनको ईयर के एक फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे। कहने का मतलब एक समय काल के अंतर्गत हम लोग देखने का इसको काम करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी कि 1816 में ये आए थे, और 1816 में ही इनको बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद का एक मेंबर भी बना दिया गया था। बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद। अब ये बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद, इसका मतलब हम क्या समझे, हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साउथ में पहले कटेहर राजपूतों की एक रीजन हुआ करता था जिसको आप बरेली वाला रीजन बोलते हैं। तो वो अब अंग्रेजों की एक टेरिटरी बन गया था। 1764 में बैटल ऑफ अवध हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इस अवध वाले रीजन पर इन्होंने आगे अपना एक कंट्रोल कर लिया था। तो सॉरी, उसी का ही एक एक्सटेंशन था फर्रुखाबाद, जो रेगुलेट होता था एक तरीके से इस वाले रीजन में बरेली से। बरेली में ही इनके सारे के सारे रीजनल ऑफिस हुआ करते थे। तो 1816 में इनको बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद का एक तरीके से हिस्सा बना दिया था, और इस बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंडर ही जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, उस कुमाऊं कमिश्नरी को भी इस बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद का एक हिस्सा बना दिया था। मतलब अब अगर कुमाऊं के अंदर कुछ भी फेरबदल करने हैं तो बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद से आपको एक तरीके से परमिशन लेने की होगी। और इस बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद में ये जो मिस्टर ट्रेल थे, इन ट्रेल को भी एक सदस्य, एक मेंबर बना दिया गया था कि भाई अब एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक कमेटी मिलकर के काम करेगी इस कुमाऊं कमिश्नरी के ऊपर। चलो भाई, एक मोटी जो बात थी वो हम लोगों ने तैयार की। अब इम्पॉर्टेंट वर्क्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। इम्पॉर्टेंट वर्क कैसे, 1816 में ही इन्होंने एक रेवेन्यू पुलिस का सुझाव दिया, किसको, बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद को, 1816 में ही। इसके नीचे ही लिखते हैं सेकंड पॉइंट। तो एक चीज आपको ये बात ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है राजस्व पुलिस, राजस्व पुलिस या फिर रेवेन्यू पुलिस। इस रेवेन्यू पुलिस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, और इस रेवेन्यू पुलिस को कहने का मतलब कि भाई हम एक ऐसी पुलिस का गठन करें जो रेवेन्यू को भी कलेक्ट करे और पुलिस का भी काम करे, जो राजस्व की पुलिसिंग भी करे और रीजन के लोकलाइट जो रीजन है उसकी शासन व्यवस्था को भी संभालने का काम करे। और ये जो रेवेन्यू पुलिस है, इसी को ही हम बोलते हैं कि ये पटवारी था, पटवारी की पोस्ट, जो हम लोगों ने बात की कि फिर इसके ऊपर 1819 में जाकर के मोहर लगी थी, और यहाँ एक पटवारी की पोस्ट को जनरेट किया गया था रेवेन्यू पुलिस के तहत। अब जब इन्होंने देखा कि अच्छा यार, यहाँ पर हम लोगों ने रीजनल लेवल पर पुलिस को अपॉइंट तो कर दिया है, अब पुलिस है तो लोगों के अंदर भय भी, डर भी अगर दिखाएंगे तो भाई वो शासन व्यवस्था को एक तरीके से ठीक लेकर के चलेंगे। तो एक काम करते हैं कि भाई रेवेन्यू पुलिस का कॉन्सेप्ट भी लाते हैं, और उसके बाद यहीं पर ही ये जो रेवेन्यू पुलिस है, अगर कोई आदमी दिक्कत परेशानी करता है तो हम एक जेल का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आते हैं कि हम यहाँ पर प्रिजनर्स
को यहाँ पर रखेंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे इस शासन व्यवस्था के अंदर। तो 1816 के अंदर ही रेवेन्यू पुलिस की बात रखी और एक जेल का कॉन्सेप्ट भी रखा। और इस जेल के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में और पौड़ी में हमको कुछ जेल देखने को मिली। तो 1816 में अल्मोड़ा में जेल को स्टैब्लिश करने का एक प्रोसेस हमको देखने को मिला, और फिर 1821 में पौड़ी में हमको पहली बार उत्तराखंड के अंदर जेल देखने को मिली। अच्छा, इन जेल का काम क्या होता था? इन जेल का काम होता था जो भी व्यक्ति या फिर जो भी पर्सनैलिटी जो यहाँ के नियम या फिर लॉ हुआ करता था या कानून हुआ करता था, उन कानून को जो भी वो तोड़ता था तो उसको सजा के तौर पर उठा करके जेल में भेज दिया जाता था। और ये जो जेल के अंदर भेजे गए लोग थे, इनसे अंग्रेज अपने मतलब के काम भी करवाते थे। अपने मतलब के काम कैसे? कि जो जेल के अंदर कैदी होते थे, ये जो जेल के अंदर कैदी हुआ करते थे, इनसे ये मजदूरियां करवाया करते थे। बेसिकली सबसे ज्यादा जो काम करवाया करते थे सड़क निर्माण में इनसे काम करवाया करते थे कि भाई ये कैदी जेल में पड़ा हुआ आदमी क्या करेगा, एक काम करो, इनको सड़क को बनवाने वाले काम के अंदर लगाओ, सड़क निर्माण का कार्य। अच्छा, जो कैदी सड़क निर्माण के काम में पार्टिसिपेट भी करेगा तो भाई साहब उसको हम तनख्वाह भी देंगे, वेजेस भी देंगे। अब वेजेस कितना होगा? आमतौर पर जो बाहर वेजेस मिलता था उसका लगभग आधा वेजेस हम आपको देंगे यहाँ पर, क्योंकि आप जो है एक तरीके से सजा भुक्तभोगी हैं और हम आपको एक काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो कई बारी हमारे कुछ इतिहासकारों ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन भी उठाया कि यहाँ पर बिना किसी की बात सुने, बिना किसी की दलील सुने, बिना किसी की अपील सुने, बिना किसी कानून को इम्प्लीमेंटेशन उसका बेस देखे लोगों को जबरदस्त जेल के अंदर ठूसा जाता था। ट्रेल साहब के कार्यकाल में ये एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। दैट्स वाई हम जो ट्रेल साहब का कार्यकाल था उस कार्यकाल को ये भी बोलते हैं ना वकील, ना अपील और ना दलील का शासन। किसका? मिस्टर ट्रेल का था। जो क्योंकि उनको कुछ ऐसे लोगों को भी भर्ती करना था जो जेल के अंदर जाएं और आधी तनख्वाह में हम उनसे अपना काम करवाएं। अब यहाँ से दो चीज हैं, एक तो फैक्ट जैसे जो मैंने आपको भी बताया वो आप नोट करके फैक्ट लिख सकते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं। जो ट्रेल साहब का जो टाइम ड्यूरेशन था उसको ना वकील, ना दलील और ना अपील का शासन कहा जाता है। का शासन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक नोट करके ध्यान रखना है कि किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के टाइम ड्यूरेशन को, शासन काल को ये वाला नाम दिया गया है, क्योंकि ये कुछ इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, कुछ आरोप हमारे आज के जो लोग हैं इतिहास लिखने वाले उन्होंने ये लगाए हैं। अब उसका हमको प्रमाण ये भी नजर आता है कि जब ये सड़क निर्माण करवा रहे हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये सड़क किसके लिए निर्मित की जा रही है। तो इसका आंसर निकल के आता है कि भाई सड़क का निर्माण किया जाता था सेना की टुकड़ियों के लिए, ताकि इस सेना का आवाजाही तेजी के साथ हो, ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट इसकी हो सके। तो इस सड़क निर्माण के सेना के लिए कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स भी होंगे कि भाई कहाँ कहाँ से। तो जैसे लोहाहाट से और अल्मोड़ा तक के बीच में एक ऐसे ही रोड ट्रैक बनाया गया है ना। तो इसके आप 1 2 3 करके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे लोहाघाट छावनी से लोहाघाट जो छावनी थी, कैंट रीजन था, छावनी से बोराट ही थी ना जगह,
सॉरी, बमोरी थी जगह, मैं इफेक्ट मिस कर गया था, बमोरी, बमोरी एंड देन फिर अल्मोड़ा। यहाँ तक कि हमको सड़कों के जाल देखने को मिलते हैं जो स्पेशली सेना की आवाजाही के लिए बनाए गए थे। अच्छा, ये जो सड़क थी, ये सड़क पैदल मार्ग के लिए थी, जिसको हम मोटा मार्ग बोल लेते हैं आज के टाइम में, पैदल मार्ग के लिए इन्होंने बनाई थी। बेसिकली इन सड़कों पर जो भारी सामान है, उस भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने के लिए इनका निर्माण किया गया था। और आमतौर पर अगर हम इन सड़कों के बारे में बात करें तो ये जो सड़क थी स्टार्टिंग में तो जो कूली हुआ करते थे उन कूलियों के लिए बनानी स्टार्ट की थी, लेकिन आगे जाकर के इन कूलियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, चूँकि कूली बेगार व्यवस्था के खिलाफ यहाँ रीजनल मूवमेंट होने लगे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो एम्पायर था या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको रोक करके यहाँ उसके ऑल्टरनेट ढूंढने स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर खच्चर और भेड़, अब इनका यूज किया जाने लगा था इस चीज के लिए, उस भारी सामान को ढोने के लिए। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताओ किस ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन में किस कुमाऊं कमिश्नर के टाइम ड्यूरेशन में स्पेशल खच्चरों से सामान को ढोने वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में। और यहाँ पर ये जो खच्चर, अगर मैं यहाँ की और थोड़ी सी बात को अगर हम बढ़ा करके बात करें तो ये जो खच्चर हैं, गधे और खच्चर, इनके लिए स्पेशल यहाँ पर एक कमेटी भी ऑर्गेनाइज की थी। कमेटी स्पेशल यहाँ पर एक कमेटी भी ऑर्गेनाइज की थी जिसको हम खच्चर समिति बोलते हैं। 1822 में इस कमेटी का उद्घाटन या फिर ये कमेटी ऑर्गेनाइज की थी 1822 में, 1822 में इस कमेटी को बनाया था। कमेटी का नाम क्या था? खच्चर समिति। अब ये खच्चर कमेटी क्यों बनाई है भाई? तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि 1822 में ही मिस्टर गोहन यहां पर आए थे। अब ये मिस्टर गोहन कौन है भाई? तो जब यहाँ पर 1820 के आसपास जो टिहरी रियासत थी, उस टिहरी रियासत में पूरी बागडोर सुदर्शन शाह जी को सौंप दी गई थी। तो यहाँ पर कुछ आवाज़ें उठने लगी थी कि अगर टिहरी रियासत में वहाँ के राजा को पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है वहीं के आदमी को, तो ब्रिटिश गढ़वाल वाले रीजन में और कुमाऊं वाले रीजन में यहाँ के लोगों को ही यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं दी गई? तो यहाँ पर है ब्रिटिशर्स, तो कुछ आवाजें यहाँ पर उठने लगी थी। तो उस चीज की जांच परख करने के लिए जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिस्टर गोहन को यहाँ पर भेजा था कि भाई आपको चेक करके आना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का चल रहा है, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। क्योंकि अभी हम लोगों ने वहां पर टिहरी रियासत में टिहरी को ये सिस्टम हैंडओवर किया है। तो ये इसकी जांच परख करने के लिए, कानून व्यवस्था की जांच करने के लिए यहाँ पर आए थे, जांच करने के लिए आए थे। मतलब ये इसको चेक करने के लिए आए थे कि यहाँ सिस्टम ठीक से चल भी रहा है या फिर नहीं। वो बात अलग है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मिस्टर ट्रेल के टाइम ड्यूरेशन में चल रहा है। और मिस्टर गोहन मिस्टर ट्रेल से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे तो इन्होंने कुछ लूप होल्स जो इनको लगे, उन लूप होल्स को भी इन्होंने बताया कि देखो ये अगर आप कुली वेगार व्यवस्था यहाँ के लोगों के बारे में सोचोगे तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे। तो ये जो कुली
कुली व्यवस्था है ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। और इसके अंदर जो इससे पहले जो गोरखा लोग थे, गोरखाओं ने तो बहुत अत्याचार किए लोगों पर। अगर आप उन चीज़ों को हटा दोगे तो यहाँ की जनता खुश हो जाएगी। तो जो विद्रोह की चिंगारी भी उठती है तो वो कहीं ना कहीं उस पर एक पानी डालने का काम भी करेगी। तो जो मिस्टर गोहन हैं उन्होंने ही ये एक सुझाव दिया था, उन्हीं का ही ये एक सुझाव था कि भाई साहब यहाँ पर जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाने की कुली बेगार व्यवस्था है उसका ऑल्टरनेट आप खोजिए। तो फिर यहाँ पर एक खच्चर कमेटी को ऑर्गेनाइज किया था, एक खच्चर कमेटी का निर्माण यहाँ पर किया था। ये गोलन है, क्या हो रहा है आज मिस्टर गोलन। तो इन्होंने यहाँ पर ये खच्चर कमेटी को ऑर्गेनाइज किया था। तो फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे कि कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, कुली बेगार व्यवस्था और कई सारी ऐसी 3 टाइप की ऐसी व्यवस्थाएं थी। आगे हम लोग बात करेंगे जब स्पेशली यहाँ के मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक काम हुआ। तो अभी हम लोग बात कहाँ से कर रहे थे, हमने बात सड़क से की थी, तो हम लोग को ये बात भी पता हो, ठीक है। चलो भाई, और ये अभी 1816 का दौर ही चल रहा है। तो 1816 के दौर के अंदर ये सब सिस्टम्स हम लोगों को एक तरीके से देखने को मिलते हैं। 1817 में कुछ इंपॉर्टेंट बात और हुई है, जैसे अब आता है 1817 का दौर एडमिनिस्ट्रेशन में। छोटी छोटी सी बात है, 1817 में दो घटनाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं। पहली, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात ये की थी कि जो देहरादून था, उस देहरादून को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में बनाया गया और उस देहरादून को स्टार्टिंग के फेस में सहारनपुर के साथ मर्ज किया गया था। फिर उसको मेरठ में, तो फिर कई बारी उसको आगे जाकर के कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया गया था। तो देहरादून को सहारनपुर का हिस्सा इन्हीं के ही टाइम ड्यूरेशन में बनाया गया था। जो देहरादून है उसको सहारनपुर में मर्ज कर दिया गया था, उसको मिलाया गया था, ठीक है, इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई इन्हीं के 1817 के टाइम ड्यूरेशन में। क्या हुई, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो उत्तराखंड वाला रीजन है, कुमाऊं वाला, ब्रिटिश गढ़वाल वाला जो रीजन है, इसको ब्रिटिशर्स ने नॉन रेगुलेटिंग स्टेट की कैटेगरी में रखा था, गैर विनियमित राज्य की या क्षेत्र की कैटेगरी के अंदर रखा था। तो उस पोर्शन में मोस्टली जो क्लोज हैं रेगुलेटिंग एक्ट के, वो यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन इस वाले रीजन में जो स्पेशल रेगुलेटिंग प्रांत होते थे, रेगुलेटिंग जो स्टेट्स हुआ करते थे, उन रेगुलेटिंग स्टेट्स में उसका जो रूल नंबर 10 था, ओनली एंड ओनली उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। रूल नंबर 10 क्या बोलता है भाई? रूल नंबर 10 ये बोलता है कि देखो भाई, इस वाले रीजन में जो नॉन रेगुलेटिंग स्टेट है, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे टॉप पर है कमिश्नर, सबसे टॉप पर है कमिश्नर। और ये जो कमिश्नर है यही सबसे फाइनल डिसीजन मेकर है। फाइनल डिसीजन मेकर किस चीज का? जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चाहे वो कैसी भी चीजें आपके सामने आती हैं, और प्लस स्पेशल राजस्व या रेवेन्यू से रिलेटेड जैसे भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सबसे फाइनल डिसीजन मेकर कमिश्नर है। और इस डिसीजंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा देनी है या फिर उसको उम्र कैद करना है, या फिर उसने कोई ऐसा अपराध किया है, जघन्य अपराध जो ब्रिटिश एम्पायर की छवि को प्रभावित करता है, तो भाई साहब ये वाले जो केस हैं अभी तक कौन सुनता था?
वो कमिश्नर सुनता था। अब ये वाले जो केस है ना स्पेशल, इन वाले केस को कमिश्नर नहीं सुनेगा। ये वाले केस यहां से ट्रांसफर करे जाएंगे बरेली अदालत के अंदर, बरेली कोर्ट के अंदर इन सब केस को ट्रांसफर किया जाएगा। तो रूल नंबर 10 को के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश कमिश्नर थे, कुमाऊं के कमिश्नर, या फिर हम ट्रेल साहब के टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो इन्हीं को ही पॉइंट आउट बना करके कहें कि ट्रेल साहब से ये वाले जो अधिकार थे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10 वो ले करके एक उच्च न्यायालय को दे दिए गए थे जो बरेली के अंदर, चूंकि मैंने आपको भी बताया कि जो पूरा रीजन था वो बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता था, और बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद का जो रीजनल ऑफिस था, हेड ऑफिस था, वो बरेली था, वहीं पर ही उनकी अदालत थी। अब कुछ समय के लिए यहाँ पर रहते हैं केस, और फिर आगे जा करके हम बात करेंगे कि इसको कंप्लीटली हर एक चीज को, जब ये हमारा जो कुमाऊं है नॉन रेगुलेटिंग एक्ट से एक नॉन रेगुलेटिंग स्टेट से एक रेगुलेटिंग स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो फिर यहाँ के रीजनल जो ऑफिस है ये हट करके इलाहाबाद में पहुंचा दिया जाएगा, जिसको आज हम प्रयागराज बोलते हैं। तो वो चीज़ सब इंटरकनेक्टेड है। वो चीज़ कब आएगी? जब हम लोग ट्रेल साहब के बाद का वो टाइम ड्यूरेशन हम लोग देखते हैं 38 के आसपास वो एक दौर बनेगा जब एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा स्पेशल कुमाऊं कमिश्नरी के ऊपर। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, 1817 के अंदर ही ये हुई है, ठीक। और फिर 1822 के अंदर मैंने आपको जैसे भी बताया कि खच्चर समिति वगैरह बनी है। अच्छा, 1822 के अंदर ही एक जो आबकारी विभाग है, उस आबकारी विभाग को भी यहां पर बनाया गया था। आबकारी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। आबकारी डिपार्टमेंट की यहां पर स्थापना की गई 1822 में। सबसे ज्यादा जो इनका प्रॉफिट मुनाफा होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लीकर से ही था, शराब से सबसे ज़्यादा। तो इन्होंने जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर अपने इस टाइप के ऑफिसेस खोल रखे थे, और वो हम आगे भी बात करेंगे जब गांधी जी आएंगे। तो जो शराब की दुकानें हैं, शराब के ठेके हैं, उनके सामने प्रतिरोध यहाँ की जनता के माध्यम से किया जाएगा, ठीक। वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिस्सा हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1822 में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिसीजन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, और एक और बड़ा प्रभावित करने वाला इनका एक डिसीजन देखने को मिलता है 1824 में। 1824 का ये जो दौर था, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दौर कहा जाता है। कारण ये है कि जब हम अपने उत्तराखंड के मैप को देखते हैं और उत्तराखंड के मैप में साउथ वाले रीजन को देखते हैं, तो आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारी बाउंड्री के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, और उन्हीं में ही अगर हम देखें तो मुरादाबाद की सीमा को भी हम लोग यहाँ पर लगता हुआ देखते हैं। तो जो उत्तराखंड का तराई रीजन है आज का, तो उस टाइम तो ऐसा मैप नहीं होता था पुराने टाइम में, तो और दोनों के दोनों रीजन पर अब ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल हो गया है। तो एक रीजन ऐसा जो स्पेशल फर्रुखाबाद टेरिटरी के अंदर आ रहा है, और मुरादाबाद उसका एक एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, और एक ऐसा रीजन जो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर है और उसका अलग अलग रीजन देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इनकी एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की में टॉप पर है कमिश्नर, और फिर कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं। और डेप्यूटी कमिश्नर कलेक्टर है, तो कलेक्टर को अलग अलग रीजन दिए गए हैं, अलग अलग तहसीलों का, भाई ये 2 तहसील का आप एक डेप्यूटी कलेक्टर हैं, या 3 तहसील को आप देखेंगे, या 4 तहसील को आप देखेंगे। वो एज पर रीजन बेस वेरी करता था। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हर एक तहसील पर एक ही डेप्यूटी कलेक्टर होगा। वो 2 तहसील पर भी एक डेप्यूटी कमिश्नर या फिर कलेक्टर
कुछ भी आप इनको बोल सकते हैं, दोनों को एक ही पायदान के अंदर रख दिया जाता था। तो ऐसे ही जैसे हमारे कुमाऊं के अंदर अलग अलग तहसील या 2 तहसील पर एक कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर होते थे सहायक के तौर पर, ऐसे ही फर्रुखाबाद जो टेरिटरी थी अंग्रेजों की, उसमें भी अलग अलग रीजन में अलग अलग तहसील। तो ऐसे ही फर्रुखाबाद टेरिटरी में एक तहसील थी मुरादाबाद, और उस मुरादाबाद तहसील के जो कलेक्टर थे वो अड़े हुए थे कि जो तराई वाला रीजन है, ये तराई वाले रीजन तक हमारा है, ये हमारा रीजन है, एक्सटेंशन है। और इधर से देखा जाए तो ट्रेल साहब जो कमिश्नर है इस रीजन के, वो कह रहे हैं भाई तुम कौन सी हवा में जी रहे हो, ये तो बहुत पुराने टाइम से, चंद्र डायनेस्टी के टाइम से ये रीजन रहा है, तो ये हमारा है। क्योंकि 8 लाख रुपए का रेवेन्यू चंद्र डायनेस्टी में वहां पर उस टाइम मिलता था, चंद्रों के टाइम ड्यूरेशन में। अब इनके टाइम ड्यूरेशन में तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, तो फर्रुखाबाद जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद का कलेक्टर चाहेगा कि मेरा ये हिस्सा बन जाए और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू सरप्लस होगा हमारे रीजन में। और इधर से कुमाऊं वाला क्या सोचेगा कि भाई ये रीजन हमारी टेरिटरी में आए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पर कंट्रोल हम लोगों का रहे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, किसको लेकर के, बाउंड्री या फिर सीमा को लेकर के। तो सीमा विवाद यहाँ पर बना हुआ था किस किस के बीच में, स्पेशल जो रीजन था तराई रीजन, और तराई रीजन में किस किस को, अगर हम देखें जो मुरादाबाद है उस मुरादाबाद टेरिटरी, और हम देखें इधर तो जो कुमाऊं है इस कुमाऊं टेरिटरी के बीच में। तो मुरादाबाद की तरफ से ये विवाद कौन उठाएगा, तो मुरादाबाद के जो कलेक्टर थे, तो उनके कलेक्टर का नाम कई बारी छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हॉलहेड इनका नाम था, हॉलहेड। ये कौन थे, कलेक्टर थे मुरादाबाद के, और इधर कुमाऊं के कमिश्नर को और जॉर्ज विलियम ट्रेल साहब थे। तो इनके बीच में एक विवाद आया। अब इस विवाद का समाधान मिस्टर ट्रेल साहब के टाइम ड्यूरेशन में ही देखने को मिला। और इसका समाधान क्या हुआ भाई, तो हुआ ये कि भाई एक काम करते हैं, हम इस रीजन के भी 2 बंटवारे कर लेते हैं, क्योंकि एक इसी रीजन के अंदर भाबर बेल्ट भी है और इसी रीजन में आप तराई बेल्ट भी बोलते हैं। तो भाई एक काम करते हैं, ये जो तराई बेल्ट वाला रीजन है इसको तो दे देते हैं मिस्टर हॉलहेड को, और जो भाबर वाला रीजन है ये हम रख लेते हैं मिस्टर ट्रेल के पास दे देते हैं। तो यहां से ये एक सीमा विवाद 1824 में क्लियर हुआ, जो मुरादाबाद टेरिटरी और इनके बीच में था। अब इस विवाद का समाधान करने के बाद हम अपने स्पेशल उत्तराखंड के अंदर देखते हैं कि जो भाबर रीजन था, इस भाबर रीजन पर सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। यहाँ की जो ज़मीन थी, यहाँ की जो लैंड थी, उसको फर्टाइल करने के अंदर। तो आप तभी से देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रीजन से लोग आकर के बसने लगे थे। तो आज भी अगर हम उत्तराखंड के इन रीजन में देखें तो हमको लगभग ऑलमोस्ट सभी कम्युनिटीज़ हमको देखने को मिलती है। सिख कम्युनिटी का डोमिनेंस उस टाइम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा था। यहाँ पर यहाँ की जो ज़मीन थी, इस ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए यहाँ इन्होंने जो पानी का प्रबंधन था, जो वाटर मैनेजमेंट था, जल प्रबंधन, उस जल प्रबंधन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, ज़मीन को समतल करवाया और यहाँ पर अच्छी खासी एक तरीके से खेती पर को प्रमोट किया। तो देखते ही देखते यहाँ पर रेवेन्यू प्लस रीजन ये बनने लगा था। ठीक है, तो 1824 में एक बड़ा विवाद ये एक तरीके से क्लियर कट किया। प्लस इसी रीजन में इन्होंने जो जंगल थे, उन जंगलों को लेकर के भी एक एक्शन लिया। क्या भाई, कि भाई साहब अब से हम ये जो इस रीजन में फॉरेस्ट है, वन है, इन वनों को हम संरक्षित वन घोषित करेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट हम लोग इनको घोषित करेंगे। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था फॉरेस्ट के ऊपर, वो इसी भाबर वाली बेल्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस था। वैसे फोकसिंग तो पूरे रीजन में था,
मतलब पूरे उत्तराखंड के अंदर जंगलों के ऊपर फोकस किया गया था। ऐसा फोकस कि भाई अब अगर इन जंगलों से आप अगर साल के पेड़ भी काटते हैं, किसी भी पेड़ को काटते हैं और इसको जंगल की टेरिटरी से बाहर लेकर के जाते हैं, तो भाई साहब आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो टैक्स आप देंगे, अभी तक तो कोई टैक्स नहीं देता था जंगल की संपत्ति को यूज करने के लिए या फिर लकड़ियों को यूज करने के लिए। अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? भाई इस वजह से देना पड़ेगा क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये अब हमारा कहने का मतलब ये अब राज्य सरकार का हिस्सा है। ये एक निजी संपत्ति नहीं रही है। टेरिटरी हम लोग इसकी फाइनलाइज कर देंगे। 1824 में ही ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को बात करनी है, जब हम इनकी इकोनॉमी स्पेशल बात करेंगे, जिसमें भूमि प्रबंधन लैंड रिफॉर्म जो थे वो किए जाएंगे बैक टू बैक इसी के ही पीछे, जिसमें जो लैंड रिफॉर्म था इनका 1824 के आसपास का जो 1823 का जो भूमि प्रबंधन था, जिसको 80 साला, क्योंकि 1880 में वो रेवेन्यू किया गया था, लैंड रिफॉर्म किया गया था, जिसके अंतर्गत पहली बार हर ज़मीन को कैटेगराइज किया गया कि ये ज़मीन इस गांव की टेरिटरी की यहाँ तक है और ये जंगल हमारा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही 1824 में ये एक बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे, वो हम लोग अभी बात करेंगे। तो आपको वो कोरिलेशन वाला ग्राफ नज़र आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट 1824 में लिया गया डिसीजन ये था। एक और है 1831 में ही 1826 में जो देहरादून था, वो देहरादून कहाँ से, सहारनपुर से शिफ्ट होकर के कुमाऊं कमिश्नरी का ही कंप्लीट हिस्सा बना दिया गया था 1826 में, 1826 में। इस तरफ लिख लेते हैं, 1824 में ये हुआ, इसी पॉइंट को लिख लेते हैं आगे। देहरादून सहारनपुर में 1817 में गया। अब यही जो देहरादून है वो 1826 में एक तरीके से पहुंचा दिया गया कुमाऊं टेरिटरी के अंदर। अब ये कुमाऊं का हिस्सा बना दिया गया और ये 1826 से कब तक रहेगा? ये रहेगा 1 मई 1829 तक, 1829 तक कुमाऊं का इसको हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद फिर इसको मेरठ की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ देहरादून ही नहीं, देहरादून को आप अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो इसमें आप चंडी वाला रीजन भी इंक्लूड करते हैं, मतलब हरिद्वार वाली जो बेल्ट है हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। देहरादून कहने का मतलब हमारा इससे है। तो एक डिसीजन आगे चल करके ये लिया गया कि भाई देहरादून को अब वहाँ से हटाया जाए और कुमाऊं का एक इसको हिस्सा बना दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इनके टाइम ड्यूरेशन में लिए गए डिसीजंस थे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बरेली था, बरेली डिवीज़न, जहाँ पर जो टॉप इनकी केस वगैरह की सुनवाई होती थी वो बरेली में होती थी। लेकिन अब लगभग 1831 के आसपास आते आते ये जो बरेली वाला टाइम ड्यूरेशन था, उस बरेली को शिफ्ट कर दिया गया इलाहाबाद निजामत कोर्ट से। तो मतलब अब कुमाऊं के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे, कुमाऊं से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट केस की सुनवाई होगी, अब बरेली नहीं, कहाँ पर, इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कहीं तो लिखा था, वो ये है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था 1817 में बरेली अदालत में था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया था 1831 में, कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद निजामत में कोर्ट में।
ठीक है, क्योंकि अब आते आते धीरे धीरे ये क्लियर कट इंडिकेशन होने लगा था कि भाई अब ये जो टेरिटरी, नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी हम लोगों ने बनाई है, इसको अब रेगुलेटिंग टेरिटरी की तरफ मूव ऑन करना हम लोगों को पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि अब नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी हम लोगों के जो प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने वो ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो गई है। उधर जो नेपोलियन का जो एक फियर भी बना हुआ था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब इसको टेरिटरी को बनाने का ऐसा मतलब सीमावर्ती के आधार पर बनाने का और ट्रेड बेस पर बनाने का आधार कुछ रहा नहीं है। दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि उधर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट पर वहाँ के जो लोग थे उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, दबाव बहुत ज़्यादा था कि जो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशल आप लोगों ने रियायतें दे करके रखी है, स्पेशल आप लोगों ने उनको छूट दे करके रखी है कि भाई आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ये भेदभाव आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो आपने उस चीज़ का एक इम्पैक्ट भी देखा होगा 1813 में, 1813 में 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगता है कि भाई देखो अब उन लोग सब लोगों को इस रीजन पे काम करने की अनुमति है। फिर उसके बाद 20 साल के बाद फिर दोबारा से वो रिवाइव होता है। तो जो चाय और चीन का ट्रेड भी था उसको भी आगे जा करके समाप्त कर दिया जाता है और ये उस चीज़ का एक बेस दिखना शुरू हो गया था कि हाँ अब 20 साल होने ही वाले हैं इस एक्ट को और इस बार इनके हाथ से ये चीज़ को भी हम लोग साफ कर देंगे। तो 1831 में निजामत को ट्रांसफ़र कर दिया। इसका सीधा सा इंडिकेशन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से बहुत सारी पावर्स अब जाने वाली थी 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और जिसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट से उनको आम सभी व्यापारियों की कैटेगरी में रख दिया। भाई कोई भी कहीं पर भी जाकर के ट्रेड कर सकता है। और उसी एक्ट का एक प्रभाव हमारी कुमाऊं कमिश्नरी के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जिसको एक नॉन रेगुलेटिंग प्रांत की कैटेगरी से हटा करके एक रेगुलेटिंग प्रांत की कैटेगरी के अंदर इम्प्लीमेंट या फिर रेगुलेटिंग प्रांत की कैटेगरी के अंदर इसको रख दिया जाएगा। ठीक है, वो बात भी हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये एक स्पेशल जो मिस्टर ट्रेल थे, मिस्टर ट्रेल के टाइम ड्यूरेशन के इम्पोर्टेंट कुछ घटनाएं एडमिनिस्ट्रेशंस की हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर बात करेंगे जो ट्रेल हैं, ट्रेल के टाइम ड्यूरेशन में जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन लिए गए हैं, आर्थिक जो निर्णय लिए गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नोट्स अपने प्रॉपरली क्लियरली बनाते चलिएगा। मुझे लगता है आप अगर अपने नोट्स पर ही और क्लास पर भी ठीक से अगर फोकस कर लेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्लस जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए तैयार है अगर आप उस पर काम कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको कुछ ज़्यादा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट आपकी इतनी समझ, इतना आपका एक बेस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बेस कन्वर्ट हो जाएगा कि अगर कोई इक्का दुक्का फैक्ट भी छूट गया तो आप एलिमिनेटरी मेथड से उसका आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, आप उस समझ के लेवल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।